हेलो दोस्तों, हॉरर रात्रि में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की जो हमारी कहानी है वो एक मेरी नाम की लड़की की है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी जब भी उसे देखती एक दर्द और एक डर उसके चेहरे पर दिखता था। हर वक्त मेरी यही सोचती थी कि इस मासूम सी बच्ची के मन में आज भी उस हादसे का डर छुपा हुआ है। वो डर मानो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गया हो। पता नहीं कब ये डर इसकी ज़िंदगी से निकलेगा या निकलेगा भी नहीं, ये तो गॉड ही जाने। जब भी मेरी की नज़र उस पर पड़ती तो वो सिर्फ एक शून्य सी दिखाई देती। उसने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। वो ना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलती और ना ही कभी दूसरे बच्चों की तरह जिद करती थी। हर वक्त एक छोटे से कमरे में बैठी रहती, कागज़ों में कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। मेरी उसकी मनोदशा बहुत अच्छे से समझती थी। आखिर उस वक्त वो ही तो थी जब वो छोटी सी बच्ची ने अपने माता पिता की दर्दनाक मौत देखी थी। मेरी को आज भी याद है वो दिन जब एक प्यारा सा छोटा सा परिवार उसके फ्लैट के पास वाले फ्लैट में रहने आया था, जिसमें रॉबर्ट, उसकी वाइफ रोजी और रॉबर्ट की मॉम एलिस और उनके दो प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा छोटा सा बेटा जो सिर्फ अभी 1 साल का ही था, उसका नाम रोबिन था, और एक बेटी प्यारी सी फूल जैसी नाजुक जिसे वो प्यार से रूही बुलाते थे। वो सब लोग शाम को नीचे कॉलोनी के गार्डन में बैठकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करते थे। जब भी रॉबर्ट, रोजी और एलिस बिल्डिंग से नीचे अपने बच्चों के साथ आते तो सभी फ्लैट के लोग उन्हें देखने लग जाते और वे लोग उन पर ध्यान न देकर अपने बच्चों के साथ कुछ देर खेलते और फिर वापस अपने घर लौट जाते। उन्हें ऐसा करते देख बाकी परिवार भी गार्डन में आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुल मिलाकर सभी परिवार अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे थे और एक दूसरे को जानने लगे थे। मेरी भी अपने दोनों बच्चों क्रिश और क्रिस्टीना के साथ गार्डन आने के लिए लगी थी। मेरी के पति आर्मी में थे और शहीद हो गए थे। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी पर आ चुकी थी। मेरी एक कॉन्वेंट स्कूल में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट थी। मेरी को रोजी को जानने का मौका मिला था और धीरे धीरे वो दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन कभी कभी मेरी को लगता था कि रोजी और उसका पति रॉबर्ट उसके साथ और उस सोसाइटी वालों के साथ कुछ अजीब सा व्यवहार करते थे। लेकिन कभी कभी सब कुछ सामान्य लगता था। रोजी और रॉबर्ट अपनी बेटी रूही को किसी और बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। उनकी बेटी रूही भी डरी सहमी सी रहती थी। एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट होने के नाते मेरी ने ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि यदि घर का माहौल ठीक नहीं हो या बच्चों के साथ कुछ नरमी से पेश न आने के कारण बच्चे डरे समय से रहते हैं। कभी कभी मेरी को भी ये लगता था कि रॉबर्ट और रोजी रूही को रोबिन के पास भी नहीं जाने देते। एक बार जब मेरी अपने बच्चों के साथ गार्डन में खेल रही थी तभी रूही एक बहुत ही खूबसूरत डॉल लेकर आई और मेरी को दिखाने लगी। मेरी आंटी, लुक, इट्स माई न्यू डॉल। मॉम डैड ने मेरे लिए खरीदी थी, लेकिन वो लोग इसे यहाँ नहीं लाने देते। इस डॉल को मॉम ने घर के स्टोर रूम में एक बक्से में डाल दिया था। आज चुपके से मैंने इसे निकाला है और यहाँ ले आई। कैसी है ये डॉल? चहकते हुए रूही बोली। अरे वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम तुम्हारे जैसी। कहते हुए मेरी ने वो डॉल अपने हाथों में ले ली। जैसे ही मेरी ने वो डॉल अपने हाथों में ली, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने उस एहसास को इग्नोर कर दिया और रूही से बातें करने लगी। बीच बीच में वो डॉल भी देखती थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे डॉल ने अपनी पलकें झपकाई हो। मेरी एकदम से सहम गई और उस डॉल को देखने लगी, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हुआ। मेरी अब भी उस डॉल को देखे जा रही थी। तभी रूही की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग कर दिया। आंटी, क्या हुआ? आपको मेरी डॉल पसंद नहीं आई क्या? आप इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपनी डॉल को मेरी के हाथों से लेते हुए, लगभग छीनते हुए रूही ने कहा। जैसे ही रूही ने अपनी डॉल मेरी के हाथों से छीनी तो मेरी उसे हैरानी से देखने लगी। उस वक्त रूही की आंखों में थोड़ा गुस्सा और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह देख मेरी कुछ सहम सी गई थी। मेरी को कुछ गड़बड़ लगा। उसने खुद को संभालते हुए धीरे से रूही का सर सहलाया और उससे पूछा, बेटा ये डॉल बहुत सुंदर है, मुझे भी क्रिस्टीना के लिए ऐसी ही डॉल लेनी है।
उसका बर्थडे आने वाला है ना, तो उसे गिफ्ट देना है। तो मुझे बताओ कि आप ये डॉल कहाँ से लेके आए। जब मेरी ना उसका सर सहलाया तो रूही एकदम नॉर्मल हो गई और चहकते हुए बोली, हम ना बहुत दिनों पहले दूसरी जगह रहते थे, तब एक म्यूज़ियम में गए थे, हिस्ट्री म्यूज़ियम। वहीं पर ये डॉल थी, मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने ले ली। जब मेरी ने ये बात सुनी तो वो सोच में पड़ गई। म्यूज़ियम में डॉल, वहाँ से खरीदी? मन ही मन बड़बड़ाई मेरी। वो रूही से कुछ पूछती उससे पहले ही वो वहाँ से चली गई और मेरी को उस जाते हुए देखती रही। तभी अचानक ही रूही ने जाते जाते ही अपनी गर्दन पीछे की ओर उसकी ओर देखकर फिर से रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई और अपनी डॉल को अपने कंधों पर मेरी की ओर मुँह करके पकड़ लिया, जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाते हैं। अचानक मेरी को देखते देखते ही उस डॉल की आंखें चमकने लगी और वो मुस्कुराने लगी। मेरी एकदम से चौंक गई थी और डर के मारे अपने घर में चली गई। दूसरे दिन ही मेरी उस हिस्ट्री म्यूजियम में पहुंची जिसकी बात रूही कर रही थी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां एक सापित डॉल थी जो आम जनता के लिए बहुत डेंजरस थी और जिस पर बहुत सी आत्माओं का साया था। वो डॉल गायब हो गई थी। जैसे ही मेरी को पता लगा, अचानक ही उसकी आंखों के सामने रूही की वो डॉल घूमने लगी थी। मेरी समझ गई थी कि रूही के पास वही डॉल है जो यहाँ थी। उसने वहाँ म्यूज़ियम वालों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने जो बताया उससे मेरी बहुत ही शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2 महीने पहले हमेशा की तरह बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे। बच्चे, बूढ़े, सब लोग यहाँ कलाकृतियाँ और पुरानी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत डॉल थी जिसे म्यूज़ियम के बहुत ही पवित्र स्थान जहाँ क्राइस्ट की प्रतिमा थी उसी के पास एक कांच के डब्बे में रखा गया था, क्योंकि यहाँ के प्रीस्ट ने बताया कि वो डॉल श्रापित थी और बहुत ही डेंजरस थी। इस डॉल से लोगों को बचाने के लिए तंत्रों से बांधकर इस डिब्बे में रखा गया था, क्योंकि लगभग 10 साल पहले ये डॉल एक ईला नाम की लड़की के पास थी। वो लड़की इस डॉल को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन किसी ने उस लड़की को और उसकी मोम को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और उन दोनों की लाशों के टुकड़े करके अपने ही परिवार के साथ मिलकर पका कर खा गए, ताकि किसी को पता ना चल सके कि उनकी हत्या किसने की। अब ये डॉल जब तक उन लोगों से बदला ना ले ले तब तक ये शांत नहीं रहेगी। उनकी मौत के बाद उस लड़की का पिता खुद ही इस डॉल को लेकर यहाँ आया और यहाँ से इसे कैद करवा दिया। इला का पिता तो वहाँ से चला गया, लेकिन जब हम इस डॉल को कैद कर रहे थे तब खुद इस डॉल ने बताया कि इन दोनों की हत्या इला के पिता और उसकी दूसरी बीवी ने ही की थी, और साथ ही ये कहने भी लगे कि जब इसने बदला लेने का समय आएगा तब ये खुद ब खुद यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। शायद वो समय आ गया है जब वो डॉल खुद ही यहाँ से आज़ाद हो गई और उस डॉल की आज़ादी का कारण बनी रूही और उसकी फैमिली। उस दिन रूही अपने पेरेंट्स और भाई के साथ यहाँ आई हुई थी। जैसे ही रूही ने इस डॉल को देखा तो अचानक ये डॉल उसे देखकर मुस्कुरा उठी और रूही उसे मुस्कुराते हुए देख उसके साथ खेलने के लिए मचल उठी, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इसी तरह वो डॉल और भी छोटे बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती थी। जब रूही अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गई तब अचानक ही वो डॉल रूही को अपने पास बुलाने लगी थी। रूही ने अपने पिता रॉबर्ट का हाथ छुड़वाया और खुद ब खुद धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो उस समय बहुत गंभीर सोच में थी। रोजी और रॉबर्ट भी उसके पीछे पीछे चलते गए। रूही फिर से उस डॉल के पास जाकर खड़ी हो गई। रूही के चेहरे से लग रहा था कि वो किसी के वश में थी। अचानक ही रूही उस शोकेस के कांच खोलने लगी थी, लेकिन वो खोल नहीं पा रही थी। रोजी और रॉबर्ट ने रूही को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाए। वहाँ के वर्कर्स भी ना जाने क्यों उस समय किसी गहरे सदमे में चले गए थे। अचानक ही रोजी ने रूही को रोकते हुए कहा, रूही बच्चा अभी घर चलो, ये डॉल हम तुम्हें लाकर दे देंगे। कहते हुए किसी तरह रोजी ने रूही को समझाया और वहाँ से चले गए। उसी रात अचानक उस शोकेस के कांच अपने आप ही खुल गए और भयंकर आवाज़ के साथ वो डॉल नीचे कूद गई और धीरे धीरे वो डॉल एक रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ चलने लगी थी और धीरे धीरे छोटी सी बच्ची की आवाज़ में एक पोयम गाने लगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार
How I wonder what you are. बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। म्यूजियम के दरवाजे धीरे धीरे चरमाहट के साथ अचानक ही खुलने लगे थे। अब डोल के गुनगुनाना बंद कर दिया था और अचानक ही उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहने लगा था। म्यूजियम से बाहर आते ही वो डोल दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका रोना इतना खतरनाक था कि जिसने भी सुना वो सहम सा गया था। अचानक वो डोल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। आ रही हूँ मैं अपना बदला लेने, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चिल्लाती हुई वो डोल अचानक कूदती हुई एक पेड़ पर लटक गई। थोड़ी ही देर बाद बारिश के रुकने पर वो डोल पेड़ से नीचे गिर गई। वहीं पर एक शराबी बैठा था। उसने उस डोल को उठाया और हवस भरी नजरों से देखने लगा। अचानक भी उस डोल को चूमने लगा। कितने टाइम बाद मिली है तू मुझे, आज तो तेरा पूरा रस निचोड़ दूंगा। घर से बाहर निकलवाया था ना तूने, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। कहते हुए उसने उस डोल के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, लेकिन तभी अचानक वो डोल भारी होने लगी। इतनी भारी कि डर के मारे उस शराबी ने उससे दूर फेंकना चाहा, लेकिन वो उसके पास ही गिर गई और कुछ ही देर में हवा में उड़ने लगी और चिंगारते हुए बोली, तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तुझ जैसे इंसान धरती पर रहने के लायक नहीं है। तेरे जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो उसने मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसान को मार डालूंगी। कहते हुए वो डोल उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लोथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो डोल चिंगारते हुए हंसी और उसके मांस के लोथड़े के पास बैठकर उसे खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो रूही के घर पहुंच गई और जहां रूही सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी। रूही, रूही देखो मैं आ गई। तुमने मुझे बुलाया था ना, देखो मैं आ गई। अपनी आंखें खोलो रूही। अपना नाम सुनकर रूही ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही रूही ने देखा कि वो डोल उसके पास है, वो बहुत खुश हो गई और उसको अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बातें करने लगी। रूही, किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को भी नहीं, कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना। कहते हुए रूही ने अपनी डोल को गले से लगा लिया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि रूही सबसे बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगी थी। रोजी और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहे थे कि रूही के साथ ये क्या हो रहा था। जो रूही हमेशा ही शांत रहती थी, उसकी स्कूल से कुछ दिनों में कंप्लेंट्स आने लगी और रूही लड़कों के साथ मारपीट भी करती थी, तो कभी स्कूल की छत से दीवार पर चलने लगती थी। ये सुन वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था, तो रूही ने उसके झूले सहित उसे नीचे गिरा दिया और अपनी डोल को सुला दिया और वहीं उसके पास बैठकर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि हो ना हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे रूही ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। रूही की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डेंजर डोल के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही रूही की नींद खुल गई और छत पर वो चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डोल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठे रहे और वो अचानक ही हूँ की आवाज़ में चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाज़ छत से आ रही है। रोजी बहुत डर गई थी। उसने रॉबर्ट को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि रूही छत की दीवार पर दूसरी तरफ पांव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था और बहुत दूर तक उसके पंख और खून ही खून के निशान बिखर गए थे और रूही के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह से खा रही थी। उसे देखकर दोनों ही उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाज़ा बंद कर दिया। रॉबर्ट, ये क्या था? उससे क्या हो गया है? वो वहाँ क्या कर रही थी?
रॉबर्ट मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, इस लड़की को वहीं छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी ने भी कहा। तभी रॉबर्ट ने रोजी को समझाते हुए कहा कि तुम रूही को कुछ नहीं करोगे, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जूली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा, लेकिन रूही नहीं। रूही तो मेरी अपनी बेटी है, उसे कैसे मार दूं? तुम भी सुन लो, तुम रूही को कुछ नहीं करोगे। कल ही मैं प्रीस्ट को लेकर आऊँगा और देखते हैं वो प्रीस्ट क्या करते हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक धमाका हुआ और वो डोल उन दोनों के सामने आ गई और दहाड़ते हुए बोली, वो प्रीस्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तुम्हारी बेटी रूही मेरे कब्जे में है। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे। कहते हुए वो डोल उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था। रूही भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। रॉबर्ट और रोजी शांत थे, ये सोच कर कि उन्होंने एक सपना देखा, लेकिन फिर भी रॉबर्ट चर्च से के एक प्रीस्ट को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डोल के रूप में यहाँ पर रहता है। डोल का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जूली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा था। इला, जो कि जूली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जूली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी का भी कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े पकाकर खा लिए। वो दोनों तो मर गई, लेकिन इला की आत्मा उसी की डोल में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम ले गया और वहाँ मंत्रों से उसे बांधकर कांच के शोकेस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच में डूबे हुए थे, तभी प्रीस्ट की आवाज़ से उनकी नींद खुली। प्रीस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डोल को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़ देने को कहा। वे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। वो ये थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डोल को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह पर आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लेकिन आज रूही ने वो डोल फिर से निकाल ली थी। अचानक एक दिन जब मेरी कुछ सामान खरीदकर वापस अपने फ्लैट जा रही थी तो लिफ्ट में उसके सामने वो डोल आ गई। उस वक्त उस लिफ्ट में मेरी के अलावा और कोई भी नहीं था। डोल को अपने सामने देखकर मेरी बहुत ही घबरा गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रूही तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। बस मुझे बदला चाहिए और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, करोगी ना मेरी मदद? तभी मेरी ने डरते हुए उस डोल से कहा, इसका मतलब तुम रूही को कुछ नहीं करोगी ना? अगर ये वादा करोगी तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मेरी, तुम भूल रही हो कि तुम किसी इंसान से नहीं किसी साए से बात कर रही हो और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कहते हुए वो डोल जैसे ही लिफ्ट रुकी वैसे ही वहां से हवा की स्पीड से गायब हो गई। मेरी बहुत डर चुकी थी। उसे अपनी नहीं अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। कुछ दिनों तक रूही वो डोल रॉबर्ट और रोजी से छिपाकर मेरी के पास ले आती, लेकिन अब मेरी उससे दूर भी रहा करती थी। ये बात ना तो रूही को अच्छी लगती, ना ही उस हॉन्टेड डोल को। गुस्से में आकर वो डोल मेरी को परेशान करने लगी थी। कभी कभी मेरी की स्कूटी की हवा निकाल देती तो कभी उसका बनाया नाश्ता खा जाती और कभी मेरी की कपड़े भी गायब कर देती थी। लेकिन उसने कभी मेरी के बच्चों को परेशान नहीं किया। हार मानकर मेरी रूही की उस हॉन्टेड डोल के साथ खेलने लगी थी। एक दिन उस डोल के बताए अनुसार मेरी रॉबर्ट और रोजी को उन्हीं के पुराने घर में ले आई थी और साथ में रूही भी थी। जैसे ही उन सब ने घर में एंटर किया वैसे ही घर के सारे दरवाजे बंद हो गए और अजीब सी मनुष्यत छा गई थी। मेरी ये देखकर काफ़ी परेशान भी थी, लेकिन कुछ बहाना बनाकर वो रूही को बालकनी की तरफ लेकर चली गई। कुछ ही देर में वहाँ मौत का मातम शुरू हुआ। रोजी और रॉबर्ट के चारों तरफ वो डोल चक्कर लगाने लगी थी। दोनों ही बहुत डर गए थे, लेकिन अचानक ही रॉबर्ट हवा में उछला और कांच की टेबल पर जा गिरा। यह देखकर रोजी वहाँ से भागने को हुई। उसने जैसे ही डोर खोला और बाहर निकलने की वाली थी कि डोल ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया और डोल दरवाज़ा
बंद कर दिया, लेकिन रोजी ने एक हाथ डोर में ही फंस गया। रोजी जितना अपने हाथ को निकालने की कोशिश करती, उतना ही उसका हाथ और जकड़ने लगता और अंत में उसका हाथ टूटकर वहीं दूसरी तरफ जा गिरा। उसके हाथ से मांस और खून टपकने लगा। यह देख वो डोल उसके पास आई और उसके हाथ की जगह से मांस निकालकर खाने लगी और रोजी बुरी तरह से चीख रही थी और ऊपर ही मेरी और रूही उन्हें देख भी रही थी। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी ने रूही को पकड़े हुए था और उसका मुंह बंद किए हुए पर्दे के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख रही थी। मार डाला था ना तुम दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी मोम को। कोई नहीं बचेगा, दोनों मारे जाओगे। ऐसी भयानक मौत दूंगी कि तुम दोनों को देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हुए वो डॉल रॉबर्ट की तरफ बढ़ी और उसे फिर से हवा में उछाल दिया और जब वो नीचे गिरा तो उसके कपड़े फाड़कर उसके पेट पर बैठ गई और उसे अपने दोनों हाथों से उसका पेट चीर दिया और आंतें बाहर निकालने लगी। रॉबर्ट फिर भी जिंदा था, वो चिल्ला रहा था। ऊपर खड़ी मेरी और रूही सब कुछ देख रही थी। तभी अचानक उस डॉल ने रॉबर्ट के सीने से दिल निकाल लिया और दहाड़ मारकर हंसने लगी। रॉबर्ट का दिल अब भी धड़क रहा था और एक कोने में बैठी रोजी ये सब देख रही थी और रो भी रही थी। तभी उसका दिल लिए वो डॉल रोजी के पास बढ़ी और उस दिल को रोजी के मुंह में ठूंस दिया। रोजी उल्टियाँ करने लगी थी और वो डॉल चिंगाड़ रही थी। अचानक ही उसने रोजी को हवा में उछाल दिया और एक दीवार से दे मारा। उसके शरीर से खून के फव्वारे छूटने लगे। पूरे घर में खून और मांस ही मांस बिखरा हुआ था। इधर रूही ने यह सब देखकर रोना ही छोड़ दिया। रॉबर्ट और रोजी मर चुके थे और वो डॉल भी एक तरफ निढाल हो गई थी। मौका देखकर मेरी रूही को लेकर चुपके से वहां से निकल गई और अपने फ्लैट की तरफ आ गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर रॉबर्ट और रोजी कहाँ गए और क्यों चले गए। उनकी लाशें गायब हो चुकी थी। उस घर में लोगों को सिर्फ खून और मांस के लोथड़े ही मिले थे। वो डॉल भी गायब हो चुकी थी। मेरी भी नहीं जानती थी कि आखिर वो डॉल कहाँ गई। मौत का वो भयानक नज़ारा देखने के बाद रूही तो मानो बोलना ही भूल गई थी। करीब कुछ महीनों के बाद मेरी की एकदम से आंखें खुली। उसे कोई आवाज़ लगा रहा था और वो थी रूही। आज करीब 6 महीने के बाद रूही बोली थी, मेरी आंटी मुझे बाहर जाना है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी बहुत खुश हुई क्योंकि उस हादसे के बाद रूही को बहुत गहरा सदमा लगा था। रूही ने बोलना खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। आज करीब 6 महीने के बाद रूही बोलने लगी थी। उसके सर पे हाथ फेरते हुए मेरी ने कहा, कहाँ जाना है बेटा? मुझे चर्च जाना है, लेकिन अकेले। थोड़ी गंभीर आवाज़ में रूही बोली और बिना मेरी का जवाब जाने ही वो घर से निकल गई। एक बार तो मेरी को अटपटा लगा, लेकिन इतने दिनों बाद रूही को नॉर्मल देखकर उसने कुछ नहीं सोचा। उसे बस इस बात की तसल्ली थी कि रूही अब ठीक हो रही थी। बिना कुछ बोले मेरी भी चुपचाप रूही के पीछे पीछे चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी ने देखा कि चर्च के कुछ ही दूरी पर बने कब्रिस्तान में एक बेंच पर रूही उसी डॉल के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर मेरी डर गई, लेकिन उसके इस बात की तसल्ली थी कि अब उस डॉल ने अपना बदला ले लिया था और वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर 500 सब्सक्राइबर भी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करा दें। तो अगर दोस्तों आप भी मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर या मुझे जीमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ये दोनों के ही लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।